नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उन्नाव के पूर्व डीएम देवेंद्र पांडे पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। कंपोजिट ग्रांट घोटाले में ईओडब्ल्यू ने ये एफआईआर की सिफारिश की है। ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच में देवेंद्र पांडे को दोषी पाया है। ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। उन्नाव में दर्ज एफआईआर की जांच भी ईओडब्ल्यू ने शुरू कर दी। उन्नाव की एफआईआर में कुछ धाराएं बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है ईओडब्ल्यू की तरफ से, और उन्नाव की एफआईआर में देवेंद्र का नाम बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। कमिश्नर की रिपोर्ट पर 23 फरवरी 2020 को सस्पेंड हुए थे देवेंद्र, और इस मामले में ईओडब्ल्यू ने देवेंद्र पांडे से पूछताछ की है। तो आपको बता दें, 23 फरवरी 2020 को सस्पेंड हुए थे देवेंद्र, और इस मामले में ईओडब्ल्यू ने देवेंद्र पांडे से पूछताछ की। 6 महीने की छानबीन के बाद ईओडब्ल्यू ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। कंपोजिट ग्रांट से उन्नाव के 2305 प्राइमरी और 832 जूनियर स्कूलों में होनी थी खरीदारी। कुर्सी, मेज, स्टेशनरी और खेल का सामान खरीदने के लिए जारी हुए थे 9 करोड़ 73 लाख रुपए। अपने करीबियों से मिलकर खरीदे गए सामान की कीमत कई गुना ज्यादा दिखाई दी। तो देवेंद्र पांडे के खिलाफ आपको बता दें कि पूरी जांच की जा रही है। ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट शासन को भेज भी दी है, और ये एफआईआर की सिफारिश ईओडब्ल्यू की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि फरवरी के महीने में सस्पेंड कर दिया गया था देवेंद्र को, और अब रिपोर्ट ईओडब्ल्यू ने शासन को सौंप दी है। जांच कर रही थी इस पूरे मामले में। उन्नाव के एफआईआर में देवेंद्र का नाम भी बढ़ाने की सिफारिश ईओडब्ल्यू की तरफ से की गई है। तो कमिश्नर की रिपोर्ट पर 23 फरवरी 2020 को देवेंद्र पांडे से आपको बता दें कि उनको सस्पेंड कर दिया गया था और जांच की जा रही थी उनके खिलाफ। अब 6 महीने की छानबीन के बाद ईओडब्ल्यू ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। कंपोजिट ग्रांट से उन्नाव के 2305 प्राइमरी स्कूल और साथ में अन्य स्कूलों के लिए कुर्सी, मेज, स्टेशनरी, खेल का सामान खरीदने के लिए 9 करोड़ 37 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर खरीदे। और वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। 6 महीने ये जांच चली और अब जाके ये पूरी हुई है। तो ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है, और एफआईआर में देवेंद्र का नाम बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है ईओडब्ल्यू की तरफ से। 23 फरवरी 2020 को सस्पेंड हुए थे देवेंद्र, और इस मामले में ईओडब्ल्यू ने देवेंद्र पांडे से पूछताछ भी की। 6 महीने की छानबीन के बाद ईओडब्ल्यू ने शासन को रिपोर्ट भेजी, और कंपोजिट ग्रांट से उन्नाव के 2305 प्राइमरी और 832 जूनियर स्कूलों में होनी थी खरीदारी। कुर्सी, मेज, स्टेशनरी, खेल का सामान खरीदने के लिए जारी हुए थे 9 करोड़ 73 लाख रुपए, और अपने करीबियों से मिलकर खरीदे गए सामान की कीमत कई गुना ज्यादा दिखा दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज द्विवेदी जुड़े हुए हैं। नीरज, ये जांच पूरी हो गई है, रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है ईओडब्ल्यू की तरफ से, तो क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया है, क्या कुछ जानकारी बताइए हमें। नीरज, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ग्रांट के लिए उन्नाव में 9.97 करोड़ रुपए दिए थे, और इसके बाद में लगातार इस कंपोजिट ग्रांट को घोटाले बदलने के लिए उन्नाव डीएम ने यहाँ जो बीएसए थे उनके साथ में तालमेल करके सभी स्कूलों में एक घटिया क्वालिटी की किट सप्लाई की, और इसमें जो 3000 का मटेरियल था उसको लेकर के पूरे स्कूलों से 15-15 हजार रुपए वसूले किए। तो लगातार इस घोटाले को सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने उठाया था, और उसके बाद में इसकी पुष्टि हुई। आगे चल के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने इस पूरे मामले को राज्यसभा सदन पे उठाया था, और वो मामले में जांच बैठी। लगातार जांच चल रही है, और जांच के बाद में अब ईओडब्ल्यू ने अपनी जो है रिपोर्ट दी है, और उसमें जो तत्कालीन डीएम थे देवेंद्र पांडे उनको दोषी माना, और उसके बाद में उनके ऊपर एफआईआर की सिफारिश की है। जी, अब ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है शासन को, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? दोषी ये पाए गए हैं, एफआईआर में इनका नाम बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है, तो अब क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है? कब तक इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है? कि देखिए, इस पूरे मामले में जो उन्नाव बीएसए थे तत्कालीन, उनको पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद में जब जांच बैठी, और जांच में डीएम देवेंद्र पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया जी। और चूंकि यह जांच ईओडब्ल्यू के हाथ में थी, और ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले को गहनता से जांच कर रहा था। अब जब जांच पूरी हो गई है,
तो ईओडब्ल्यू ने बताया है कि जो डीएम है वो भी दोषी है, क्योंकि जो मां वैष्णो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं डीएम से जुड़ी हुई है और डीएम के नजदीकी लोगों को सप्लाई दिया गया था। तो इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू ने अब डीएम को दोषी मान करके उनके ऊपर शासन से एफआईआर की सिफारिश की है और ये भी कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई डीएम के ऊपर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं पूरे मामले में ये सामने आया है कि तत्कालीन जब उस समय बीएसए थे और बीएसए के ऊपर डीएम ने दबाव बनाया था और ये कहा गया था कि मां वैष्णो एजेंसी को पूरी सप्लाई दी जाए और उसके एवज में पूरा जो पैसा है वो वसूला जाए। तो कहीं ना कहीं स्कूलों से जो पैसा सप्लाई किया गया था और जो वसूला गया है उसमें पूरे तौर पे डीएम की जो दबाव था वो लगातार बना हुआ था। जी लगता है हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच पूरी कर ली है, रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की सिफारिश की है और ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच देवेंद्र पांडे को दोषी माना है अपनी जांच में, और वहीं ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। नीरज हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। नीरज, ये बताइए कि इसमें देवेंद्र पांडे के अलावा क्या कुछ और लोगों के शामिल होने की भी खबर है? किसी और अधिकारी का भी नाम इसमें सामने आ सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले जो बीएसए को दोषी माना गया और बीएसए को तत्काल तौर पे निलंबित किया गया था, क्योंकि ये जब मामला ईओडब्ल्यू के हाथ में आया और उसकी जांच बैठी तो उसमें कहीं न कहीं यह खुलासा हुआ कि जो जिले पर 9.97 करोड़ का पूरा घोटाला हुआ था, उसके जो कर्ता धर्ता जो उसके मुखिया थे वो तत्कालीन डीएम देवेंद्र पांडे। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ अवनीश जी जुड़े हुए हैं। अवनीश विद्यार्थी जो कुछ भी हुआ, ये बताइए कि वो डीएम के दबाव से ये पूरी जांच हुई है, रिपोर्ट अब शासन को सौंप दी गई है ईओडब्ल्यू की तरफ से, एफआईआर में उनका नाम बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो क्या इस मामले में जिस तरीके से देवेंद्र पांडे दोषी पाए गए हैं, रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है, तो क्या अब जो कार्रवाई होगी, क्योंकि कई और लोगों के जुड़े होने की खबर भी क्या सामने आ सकती है? जिस तरीके से देवेंद्र को दोषी पाया गया है, कई लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कंपोजिट ग्रांट में ये जो घोटाला किया है, तो क्या ये हो सकता है कुछ और लोग भी इस पूरे मामले में जुड़े हो? जी देखिए, सीधे तौर पर जो मामला है वो चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बनाने वाले तत्कालीन डीएम देवेंद्र पांडे थे। चूंकि जो कंपनी है मां वैष्णो एजेंसी वो भी डीएम की बड़े करीबी लोगों की थी, तो कहीं ना कहीं जो एजेंसी है, जिला अधिकारी थे तत्कालीन और बीएसए थे, इनकी पूरी साठगांठ से ये घोटाला हुआ था। क्योंकि इस पूरे मामले में एमएलसी सपा एमएलसी उसके बाद में। अवनीश जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, आप अपना सवाल दे रहे हैं। जी, जिस तरीके से देवेंद्र पांडे का नाम सामने आया है, दोषी वो पाए गए हैं इस पूरे मामले में, और ये कहा जा रहा है कि इस कंपोजिट ग्रांट घोटाले में कई लोगों के साथ मिलकर उन्होंने घोटाला किया है, तो क्या उनके अलावा किसी और अधिकारी के कर्मचारी का नाम भी सामने आ सकता है भ्रष्टाचार में? देखिए, पहले से ही बहुत सारे नाम, अधिकारियों का नाम इस मामले में है, जो स्थानीय स्तर पर विकास अधिकारी जो या खंड अधिकारी रहे, उस तरह के तमाम सारे जिम्मेदार अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। और इस संबंध में विजय किरण आनंद जो महानिदेशक हैं बेसिक शिक्षा निदेशालय के, उनकी ओर से इस पूरे मामले में सिफारिश की गई थी और उसके बाद फिर मंडलायुक्त लखनऊ द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई थी, जिस जांच से प्रथम दृष्टया देवेंद्र पांडे और उनकी पूरी टीम जो है इस मामले में दोषी पाई गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया था। अब इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी और प्राथमिक तौर पर ईओडब्ल्यू को जो तथ्य मिले, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई, किसी भी आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले शासन की अनुमति लेनी होती है। इसी नाते ये सिफारिश की गई ईओडब्ल्यू द्वारा कि
जो मुकदमा पंजीकृत किया गया इस पूरे घोटाले करीब 9.27 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है। जौनपुर, आजमगढ़ और मुगलसराय यानी चंदौली से जुड़ी हुई तमाम एक कंपनियां हैं जिन्होंने उन्नाव जिले में काम किया था और बहुत औने पौने दाम पर चीजें सामान्य मार्केट से खरीद करके और महंगे दाम पर जिला प्रशासन को वहां पर सप्लाई की और उसी का ये घोटाला था जिससे न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से पिछले साल उठाया था। उसी के बाद जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई और अब जो है जो पूर्व डीएम है देवेंद्र पांडे इस वक्त निलंबित चल रहे हैं। उनके खिलाफ उनका नाम एफआईआर में दर्ज करने की सिफारिश जो है वो आपराधिक अनुसंधान शाखा यूडब्ल्यू ने की है। जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, अब क्योंकि रिपोर्ट सौंप दी गई है शासन को, लेकिन उनको निलंबित तो 23 फरवरी को ही कर दिया गया था 2020 में, तो अब आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए बड़ी कार्रवाई होगी। अगर एफआईआर के अंदर उनका नाम आता है तो फिर वो एक आपराधिक विवेचना उनके खिलाफ शुरू हो जाएगी, ट्रायल चलेगा क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में। तो अब कई सारी कड़ियां जुड़ती जाएंगी। यूडब्ल्यू को जो प्रारंभिक तौर पर तथ्य इस पूरे मामले में मिले हुए हैं वो काफी गंभीर हैं और वो ये साबित करते हैं कि किस तरीके से जिला अधिकारी रहते हुए देवेंद्र पांडे ने मनमाने तरीके से काम किया और कैसे उनकी साठगांठ उन कंपनियों से थी जिन कंपनियों को उन्नाव जिले में जो है तमाम नियमों को शिथिल करके काम दिया गया। वहाँ के स्थानीय अधिकारियों पर, प्रधानाचार्यों पर, शिक्षकों पर, सब पर दबाव डाला गया और दबाव डाल करके इन कंपनियों को काम दिलवाया गया और उससे इस पैसे की जो है वो लूट की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अवनीश जी, जिस तरीके से इस वक्त लगातार देखा जा रहा है कि अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ पर निलंबित किया जा रहा है बल्कि एफआईआर या फिर जो भी कार्रवाई जरूरी है वो की जाती है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर पूरी तरीके से सख्त है और दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से वो अधिकारियों को, यानी कि आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी इसके दायरे से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप संलिप्त पाए गए किसी भी भ्रष्टाचार में तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है और ये दौर है जहां आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है। वरना आमतौर पर सिविल सर्विसेज के फुल फॉर्म में इस बात को कहा जाता था कि एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनको टच भी नहीं किया जा सकता है। और एक दौर ऐसा था जब भ्रष्टाचार में आकूट डूबे हुए उत्तर प्रदेश के कुछ आईएएस अधिकारियों को, जिनको आईएएस एसोसिएशन ने ही महाभ्रष्ट घोषित कर दिया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मुख्य सचिव तक नियुक्त कर दिया था। तो उस दौर से निकल कर इस दौर में आना जहां 50 आईएएस आईपीएस अधिकारी निलंबित हो जाएं, उनके खिलाफ जांचें चल रही हो, जो जांचें पहले से चल रही हो उनकी जांचें पूरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये बड़ा कदम है और इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 साल के अपने कार्यकाल में साबित किया है। और आगे भी जिस तरह के आरोप, भले उनकी सरकार उन आरोपों में घिर रही हो, उन पर उनकी सरकार पर आरोप लग रहे हो, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए अधिकारियों को दंडित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। बिल्कुल रवीश जी, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जो लोग अब काम कर रहे हैं या फिर जो अधिकारी है उनके लिए एक तरीके का उदाहरण है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग पदवी पर बैठ जाते हैं, उसके बाद कुछ इसी तरह के कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, भ्रष्टाचार की कई बातें सामने आती है, कई मामले सामने आते हैं, लेकिन क्योंकि अब तक देखा गया है कि चाहे पिछली सरकार हो या उससे पिछली सरकार हो, इतना सख्त एक्शन या ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। खासकर अधिकारियों के नाम आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको तो बिल्कुल भी इन मामलों को लेकर कोई भी इतनी सख्त कार्रवाई या सख्त एक्शन किसी भी सरकार को लेते हुए बहुत ही कम देखा गया है। लेकिन जैसा अब इस सरकार ने किया है और इस सरकार में अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो और अधिकारी हैं वो भी इस मामले में जिस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आप पदवी पर बैठ गए हैं तो एक तरीके से उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब हम ही राजा हैं, तो वो जो प्रथा चली आ रही है वो अब खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर यूपी सरकार ने चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा रखा था। जी हाँ, बिल्कुल। और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश में और उससे ब्यूरोक्रेसी का जो संबंध है वो बेहद गहरा है। बिल्कुल, ये ब्यूरोक्रेसी वो व्यवस्था है जो इन तमाम सारी चीजों को लागू करती है। जमीन पर सरकारें आती रहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट वही है जो लंबे समय से दिखाई पड़ रहे हैं और शासन सत्ता में बने हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले, बहुत सारे ऐसी शिकायतें या अनियमितताएं उनके द्वारा की जाती है और कई बार संगठित तौर पर की जाती है। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी पिछले 1.5-2 दशकों में जिस रूप में ढल गई, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लॉयल हो गए थे, कुछ जाति धर्म के आधार पर उन्होंने अपनी लॉयल्टी तय कर ली थी, तो कई इन तमाम आयामों को तोड़ते हुए उससे काम लेना, उसकी मशीनरी से और फिर उसको दंडित भी करना, ये आसान काम नहीं है। और इसीलिए पॉलिटिकल विल की बार बार की जाती है कि वो पॉलिटिकल विल जो चाहिए वो सरकार ने हासिल किया और उसी के आधार पर फिर आगे कार्रवाई का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर चीजें ठीक रही तो कानून व्यवस्था भी बनी रहेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी आमजन है या आम जनता है, वो भ्रष्टाचार वो तभी रोका जा सकता है आमजन के बीच में जब हमारे आईपीएस अधिकारी, यानी कि जब तक हमारा घर साफ नहीं होगा तो हम दूसरे को ये बात कैसे कहेंगे कि वो साफ रहे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम अपना घर, अपने अंडर जो चीजें हैं उसको साफ रखें, वहां भ्रष्टाचार खत्म करें। जी बिल्कुल। और तंत्र की पारदर्शिता इसी नाते जरूरी है कि जितना पारदर्शी तंत्र होगा उतना आसान होगा नियम कायदों को लागू करना। और जब ऊपर से जो है एक लगाम लगी रहेगी तो नीचे भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें सामने नहीं आ पाएंगी। दिक्कत तब होती है जब ऊपर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही हो और उसको आप नीचे से रोकने की कोशिश करें तो फिर मुश्किल खड़ी होती है। और ये बहुत बार देखने को मिला कि सरकारों ने बहुत सारे नियम कायदे बनाए और इस तरह की खासतौर पर जो कंपोजिट ग्रांट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी स्कीम थी जिसके माध्यम जिसमें तमाम सारे विद्यालयों को फूड प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाना था, जिनसे बच्चों को लिखने पढ़ने में पेंसिल, कॉपी, जो है डस्टबिन, डस्टर, चॉक, इस तरह की चीजें थी जिनकी सप्लाई बहुत इसेंशियल चीजें थी। लेकिन इनकी खरीद में भी इस तरीके से भ्रष्टाचार कर देना, आप समझ सकते हैं अधिकारी कितने सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार की व्यवस्था को संचालित कर रहे थे। अब उसका भांडाफोड़ हुआ है। अब यूडब्ल्यू कार्रवाई करिए, देखिए सरकार कितनी जल्दी अनुमति देती है ताकि देवेंद्र पांडे जैसे जो भी और भी इस तरह के आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जी अवनीश, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीरज हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नीरज, क्या इस पूरे मामले पर अभी तक देवेंद्र पांडे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? इस वक्त तक अभी तक आई है कोई भी प्रतिक्रिया? जी देखिए, अभी तक की कोई प्रक्रिया डीएम की तरफ से नहीं आई है, क्योंकि वो दोषी हैं। वो किसी मायने पर बोलने के लिए भी वो नहीं है और न उनको अधिकार मिला है। क्या कार्रवाई पूर्व डीएम के खिलाफ होती है?